गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम करने जा रहे हैं हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हुए हैं और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं। हेनरी फयोल जो थे वो एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के, और उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, उन्होंने 14 प्रिंसिपल डिस्क्राइब करे मैनेजमेंट के अपनी एक बुक में जिसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। लर्न कर लो इस नाम को। कौन सी बुक में थे ये 14 प्रिंसिपल? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, GIM, जिम में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एक बार विजुअलाइज करो, लिख कर नोटबुक में, और तब विजुअलाइज करो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यस, वहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, प्रिंसिपल्स के बारे में। एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स, ही मेक इट क्लियर दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटली ट्रू एंड एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, while the elements of the management point towards its functions. While presenting the principles of management, Fayol has kept two things in mind. जब भी वो इन प्रिंसिपल्स को बना रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, तब उसके दिमाग में दो बातें आई। पहली बात तो थी ये कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है, बट ही शुड be suggestive and only those principles should be explained which becomes applicable in most of the situation. और सेकंड क्या है कि जो प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रिजिड एंड नेचर के नहीं होने चाहिए। बात समझ में आई? चलो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जैसे ही आप अच्छे से समझोगे आपके 2 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे। यस, सबसे पहला है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि आप जो है काम को टुकड़ों में बांट दोगे। अगर आप ऐसा करते हो, आप काम को टुकड़ों में बांट देते हो, तो जिन जिन को वो काम मिलता है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बार बार वो वही काम करते हैं, ठीक है। अगर हम एक स्टिचिंग का पॉइंट लेते हैं, स्टिचिंग का, तो अगर हम स्टिच करवाते हैं तो जो टेलर वाली साइड होती है उसके बारे में सोचते हैं कि वहाँ पर 4 या 5 बंदे काम कर रहे हैं। तो अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं, मान लो कि कोई उसकी कटिंग कर रहा है, ठीक है, उसके बाद कोई उसको हाफ सील रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम प्लाजो की बात करें तो कोई प्लाजो की कटिंग कर रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पर कोई उसके अंदर से एक मशीन लगती है वो लगा रहा है, फिर कोई उसमें रबड़ डाल रहा है, कोई उसके नीचे से फोल्ड करने वाली मशीन मान रहा है, ठीक है। तो मतलब जो जिसका रबड़ डालने का काम है वो हर बार रबड़ डालेगा, बट अगर वो एक सिंगल ही इंसान सारा काम कर रहा है तो हो सकता है उससे रबड़ ना डाले। बात समझ रहे हो? अच्छे से ना डाले। बट अगर काम ही उसका रबड़ डालना है ओनली, तो वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा बार बार कोई काम करके, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी लगा लो, अगर हम बात कर रहे हैं कुछ भी, अगर हम रेसिपी की भी बात कर ले कि कुछ बनाना है, तो उसमें भी कि एक आटा गूँथ रहा है, ठीक है, दूसरा उसका अंदर का जो सामान चाट चाट वगैरह जो भी कुछ डालना है वो बना रहा है, ठीक है, एक उसको फोल्ड कर रहा है, एक उसको तल रहा है, एक उसको निकाल रहा है। एनी हाउ, समझ गए ना मेरी बात? तो डिवीजन ऑफ वर्क का बहुत फ़ायदा होगा अगर आप काम को टुकड़ों में बांट देते हो। तो वहाँ पर एक वर्ड है स्पेशलाइजेशन, वो आ जाता है, मीनिंग जो इंसान जो काम कर रहा है वो उसमें अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है। इसके अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखें हम, तो पॉजिटिव इफेक्ट में हमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज समझ में आती है कि एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशंस आर ऑब्टेन such as increase in the quality of work, increase in the speed of production, decrease in the wastage of resources. नॉर्मल बात थी। सेकेंड पॉइंट और देख लो, इंक्रीज इन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। नॉर्मल बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। वॉलेटिंग इफेक्ट कहने का मतलब है कि अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर क्या उथल पुथल होने वाली है। नंबर 1, द अबव मेंशन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल। जो स्पेशलाइजेशन थी वो तो होगी ही नहीं अवेलेबल, ठीक है। सेकंड क्या है, जो वर्क एफिशिएंसी थी वर्कर्स की वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शुड गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अगर हम एक चीज़ देंगे तो दूसरी अपने आप चली जाती है। बात समझ रहे हो? इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स, दिस कैन बी अ पॉसिबल ओनली
दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज़ गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है कि अगर हम किसी पर्सन को पर्टिकुलर वर्क करने के लिए देते हैं कि आपको ये काम करना है, डन, तो उसके साथ साथ अगर हम उसको अथॉरिटी नहीं देते हैं तो वो सामने वाला बंदा है फुल अपने कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाता है। इसलिए जैसे ही हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अथॉरिटी हमें देनी पड़ती है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट, कि अगर मान लीजिए मेरे को ये कहा गया है, मेरे को मैम ने ये कहा कि क्लास में जब मैं छोटी थी, जब मैं मॉनिटर बनती थी तो क्लास में मैम बोलती थी मुझे कि सीमा क्लास चुप रहनी चाहिए, किसी का शोर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ मुझे अथॉरिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शोर नहीं आना चाहिए, साथ के साथ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देती थी कि अगर कोई बच्चा बोले ना तो उसका नाम लिख लेना, ठीक है। तो फिर हम धमकी देते गए थे क्लास में, हाँ बोल के दिखा, बोर्ड पे नाम आएगा, बोल के दिखा। तो वो क्या होता है, बात समझ रहे हो, वो क्या है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो अथॉरिटी मिल जाती है, तो एक काम करने का अंदर से मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि यस मुझे, मतलब ऐसे फीलिंग आती थी जैसे मैं ही टीचर बन गई हूँ, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट, वो मैम का टारगेट पूरा हो जाता था कि मैम ने ये बोला था कि शोर नहीं आना चाहिए, तो वो शोर नहीं आता था। बात समझ में आई। सेकेंड फायदा, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई लेवल पर पहुँच जाता है। जैसे मैं तो टोर में ऐसे चलती थी क्लास में जैसे टीचर चलता, बिल्कुल पूरी की पूरी टीचर की नकल, राइट, समझ रहे हो मेरी बात, यस। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है इसका वॉलेटिंग इफेक्ट, मीनिंग अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होता है। कह रहा है नंबर 1 तो ये होता है कि रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस मोर अथॉरिटीज गिवन देन इज नीडेड। कह रहा है कि अगर आप ना काम, जितना आपने काम दिया, जितना आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उससे ज़्यादा अगर आप अथॉरिटी दे देते हो ना तो आपका काम ख़त्म हो गया, समझो। ख़त्म का मतलब क्या होगा, बैंड बज गया आपका। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी भी केस में जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा दे दी तो उसका रॉन्ग इस्तेमाल होगा ही होगा। बात समझ में आई, वेरी गुड। सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस लेस अथॉरिटी इज गिवन दैन इज नीडेड। जितनी ज़रूरत है उससे कम आपने अथॉरिटी दी है, समझ रहे हो, मीनिंग आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी लेकिन अथॉरिटी बहुत ही कम दी है, तो इसमें क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। अब से क्या होगा, आप अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत ही मुश्किल महसूस करोगे। नेक्स्ट है कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन केस डिजायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन। जहाँ पर आप डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन नहीं कर पाते वहाँ पर आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते हो, ठीक है। डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, और अगर आप कम देते हो या फिर आप देते ही नहीं हो तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस तो होगा ही नहीं। बस ये बोल दिया है शोर नहीं आना चाहिए, ये नहीं बोला कि मैम ने ये नहीं बोला कि शोर अगर मतलब आपके पास सीमा, आपके पास ये है कि आप नेम लिख सकते हो फिर आके मैं उनकी पिटाई करूँगी, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं, बोले शोर नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या बोलती रहूँगी, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। लेकिन कोई चुप होएगा क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बट ये पता होता है कि बोर्ड पे अगर सामने नाम है और तो पिटाई होएगी अच्छे वाली, तो वो चुप रहते हैं। बात समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंसिपल्स और कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल है आपका डिसिप्लिन। 3 प्रिंसिपल लर्न होने चाहिए, सुनूंगी कल आके, और अगर नहीं सुनाए तो फिर देखियो वो थोड़े मेरे पास पिटने की। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। डिसिप्लिन का मतलब है कि जहाँ पर एक जो काम है जिस तरीके से होना चाहिए आप उसी मैनर में कर रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके पॉजिटिव इफेक्ट होने वाले हैं। अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ बेटर रेपुटेशन अमंग द पीपल। कहने का मतलब है कि रेपुटेशन या आप गुडविल कह सकते हो, वो एक बहुत ही अच्छी होती है जहाँ पर आपकी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। बात समझ में आई। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। इससे जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाती है, समझ रहे हो। थर्ड पॉइंट है बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। जो दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान दो, दोबारा से बता रही हूँ पॉजिटिव इफेक्ट। नंबर 1, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ बेटर रेपुटेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ अमंग द पीपल, ठीक है, बहुत ही अच्छी रेपुटेशन पीपल के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हो जाएगी अगर डिसिप्लिन में है। सेकेंड है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। थर्ड नंबर पर आता है बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। जो लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप है ना, लेबर के मैनेजर्स के साथ मैनेजर या लेबर के साथ जो भी कुछ रिलेशनशिप है वो अच्छे हो जाएंगे अगर डिसिप्लिन में होगा, ठीक है। वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होएगा इसका, वॉयलेटिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर इसको तोड़ दोगे, डिसिप्लिन में अगर नहीं रहोगे तो क्या होगा,
डिक्लाइन इन रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिल्कुल गिर जाएगी, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है हाइट ऑफ डिसऑर्डर। देखो मैं आपको ऑर्डर वाला बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब कहाँ पर राइट प्लेस, इस पर राइट थिंग रखनी है, ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊंगी। डिसऑर्डर होता है उसका उल्टा, और उसकी शिखा मतलब वो हाइट, मतलब वो बहुत ही आसमान छूने लग जाएगा डिसऑर्डर। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। थर्ड पॉइंट है एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पिशन। डाउट का एटमॉस्फेयर सारी जगह पर हो जाएगा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि काम जो है जिस मैनर में होना चाहिए था वो तो हो ही नहीं रहा है। उसके बाद है डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। यस, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, आपको लर्न होने चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। कल आके सुनूंगी मैं, उसके बाद करेंगे कल जितना हो सकेगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।